अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी तो मात बाकी है। राबेल ने चलते चलते अचानक उस्मान को बड़बड़ाते सुना। इसने कुछ हैरानगी से गर्दन मोड़कर इसे देखा। वो होंठ बीचते हुए ज़ेरे लब कुछ कह रहा था। इसके माथों पर पड़ी हुई शिकनों ने इसे कुछ और हैरान कर दिया था। क्या बात है, क्या हो गया है? इसने साथ चलते हुए पूछा। जिन मर्दों को अपनी नज़रों पर काबू नहीं होता, इन्हें अंधा कर देना चाहिए। वो इसके साथ चलते हुए गौराया था। राबेल ने कंधे उचकाते हुए एक गहरा सांस लिया। उस्मान के ऐसे रिमार्क्स इसके लिए नए नहीं थे। इसकी शादी को 8 साल होने वाले थे और इन 8 सालों में उस्मान कई दफ़ा इसी तरह बरकता रहा था। एक हल्की सी मुस्कुराहट राबेल के चेहरे पर नुमादार हुई। "भई यहाँ कौन है जिसे तुम अंधा कर देना चाहते हो?" इसने एक नज़र सामने दोहराते हुए पूछा। "यार ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे पर जो आदमी खड़ा है, ये तब से तुम्हें घूर रहा है जब हम वहाँ पर खड़े मेजर शफकत से बातें कर रहे थे। मजाल है एक लम्हा के लिए भी इसने नज़र हटाई हो। इसे पता भी चल गया है कि मैं इसकी सरगर्मी से वाकिफ़ हो चुका हूँ, मगर तुम इसकी डटाई देखो। ये फिर भी कोई परवाह किए बगैर इसी तरह तुम पर नज़रें जमाए हुए है। अपनी उम्र देखनी चाहिए इस कमीने को। तुम इसकी बेटी के बराबर होगी और ये फिर भी।" वो किसी पर नज़र जमाए बोलते हुए चलता जा रहा था। राबेल ने मुतलाशी नज़र से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ देखा था। वो दोनों अब इस शख्स के करीब आ गए थे। एक लम्हा के लिए वो जैसे मंजमंद हो गई थी। इस शख्स ने राबेल को अपनी तरफ देखते पाकर फौरन ही नज़रें हटा ली थी। राबेल के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई थी। इस आदमी के चेहरे से नज़रें हटाकर वो तेज़ कदमों के साथ उस्मान के साथ चलते हुए CMH के गेट से बाहर आ गई थी। वो जानती थी वो शख्स अब भी इसे ही घूर रहा होगा। अब भी इसकी नज़रें इसके वजूद पर मरकूज होगी और शायद तब तक रहेंगी जब तक कि वो इसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाती। बाज़ चेहरों को पहचानने में ज़रा भी देर नहीं लगती। इनसे हमारा कोई रिश्ता हो या ना हो, चाहे इन्हें हम 8 मिनट बाद देखें या 8 साल बाद, चाहे इन्हें हमने मोहब्बत से देखा हो या नफ़रत से, मगर एक बार देखने के बाद वो चेहरे दिमाग में फिट हो जाते हैं, फिर दोबारा कभी ज़हन से ओझल नहीं होते। 8 साल पहले इसने भी इस शख्स को 3 बार देखा था, सिर्फ़ 3 बार। और आज पहली ही नज़र में 3 सेकंड से भी कम वक्त में वो इसे पहचान गई थी। और फिर 8 साल पहले इसे वो 6 माह याद आने लगे थे जो इसे आसमान से ज़मीन पर ले आए थे, जब इसने अपनी हस्ती को बरज़ख दोज़ख में महसूस किया था, जब अपने वजूद को पताल में देखा था और फिर इस बरज़ख की आग को बुझाने और इस पताल से निकलने में इसे बहुत वक्त लगा था। तुम्हें क्या हुआ है? इसके चेहरे पर कोई ऐसी कैफियत ज़रूर उभरी थी जिसने उस्मान को चौंका दिया था, जो गेट से बाहर निकलते ही नॉर्मल अंदाज में हो गया था, शायद ये सोच कर के वो अब इस आदमी की नज़रों से ओझल हो चुकी है। "कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, बस इस बच्चे के केस के बारे में सोच रही हूँ।" इसने फ़ौरन ही खुद को संभाला था। उस्मान खामोश हो गया था। वो दोनों जीप के पास पहुंच गए थे। ड्राइवर ने इसके लिए जीप का दरवाज़ा खोल दिया था। वो अंदर बैठ गई थी। उस्मान फ्रंट सीट पर बैठ गया था। उसामा लपकता हुआ इसके पास आया था। "मामा, अब पहले आइसक्रीम खाने जाएंगे?" इसने इसकी गोद में आते ही फरमाइश की थी। "हाँ, आइसक्रीम खाने चलेंगे, मगर पहले आयज़ा को स्कूल से ले लें, फिर ठीक है ना?" इसने उसामा का गाल चूमते हुए कहा था। "ठीक है, मगर मैं 2 कौन खाऊंगा?" इसने अपनी एक और शर्त पेश कर दी थी। "बस तो।" राबेल दिमाग से इस चेहरे के इस चेहरे को झटकने में मसरूफ़ थी। "हाँ, बस 2, मगर अगर आइज़ा 2 खाएगी तो फिर मैं 3 खाऊँगा।" एक और 2 के बाद इसकी उर्दू की गिनती ख़त्म हो जाती थी। अब वो राबेल को उँगलियाँ दिखाकर 3 कह रहा था। "और अगर मैं आइज़ा को एक फैमिली पैक ले दूँ तो?" उस्मान ने अपने 4 साला बेटे को छेड़ रहा था। और अगर मैं उस्मान और उसामा के दरमियान अब बाकायदा बहस शुरू हो चुकी थी। इसने खामोशी से सीट की पुश से सर टकाकर आंखें बंद कर ली थी। एक बार फिर वही चेहरा इसकी आंखों के सामने आ गया था। "मैं सीरियस हूँ, कम ऑन यार, मैं तो सीरियस नहीं हूँ। ये बीमारी इसी तरफ से है। ओए, तो समझता क्यों नहीं? मेरे जैसे बंदे के पास इतनी हिम्मत कहाँ?" वो यूनिफॉर्म तब्दील किए बगैर औंधे मुंह बेड पर लेटे तकिए पर बाजू टकाए फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ था। "अच्छा अच्छा, तुझे तुझे भी जानता हूँ मैं, बड़ा सुरमा है ना तू। 30 मण खान, सामने आना फिर ऐसी बातें करना। तेरा मुंह ना तोड़ दिया तो फिर कहना।" वो आपको झुंझला रहा था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इसके इन्हमाक को तोड़ा था। "जस्ट ए मिनट खबीस," इसने फ़ोन पर असर से कहा था और फिर माउथ पीस पर हाथ रखकर उठकर बैठ गया। "यस कम इन," इसने बुलंद आवाज़ से कहा था। "सर, आपके कपड़े प्रेस कर लाया हूँ और चाय यहीं पियेंगे या फिर बाहर लॉन में?" रूम सर्विस वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। हैंगर में लटके हुए कपड़ों को कुर्सी की पुश्त पर लटकाते हुए इसने पूछा था। हसन ने एक नज़र रस्ट वॉच पर डाली और फिर इसी तरह माउथ पीस पर हाथ रखे हुए कहा, "नहीं, इसे अब रहने ही दो, मुझे बाहर जाना है। मेजर यावर अली आपका पूछ रहे थे?" वो माउथ पीस से हाथ उठाते हुए चौंका था। "वो कब आए थे?" "दोपहर को आए थे। यहीं मेस में ही ठहरे हैं। इस वक्त कमरे में ही हैं।" "नहीं, वो तो इसी वक्त बाहर चले गए थे, लेकिन कह रहे थे कि आप आएँ तो आपको बता दो।" "अच्छा, वो आएँ तो इनसे कह देना कि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना था। मैं रात को हुई इनसे मिलूँगा। अब तुम जाओ।" इसने इसे हदायत दी और फिर माउथ पीस से हाथ उठाकर बातों में मसरूफ़ हो गया था। "अच्छा, मैं तो बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। बस 6 बजने ही वाले हैं। मुझे ज़रका को भी पिक करना है। तुम कब कब क्लब पहुँचोगे?" वो अज़हर से इसका शेड्यूल पूछ रहा था। "नहीं, क्लब से होते हुए गैरिज़न सिनेमा चलेंगे।
چلے جائیں گے؟ نہیں یار، وہاں تو ضرور جانا ہے، بس سمجھا کرو یار، زیادہ دیر نہیں روکیں گے۔ ہاں زرکا بھی فلم دیکھنے چلے گی یار، اس سے پہلے ہی پروگرام طے کیا ہوا تھا، تمہارا مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ تم کلب تو چلو، ایک کی بجائے 10 لڑکیاں ساتھ چلیں گی، تم بات کر کے دیکھنا۔ اچھا تم نہ کرنا، میں کروں گا، تم بس یہ مسئلہ مجھ پر چھوڑ دو، میں 8 بجے تک کلب انتظار کروں گا تمہارا، وہاں نہ آئے تو دوبارہ شکل مت دکھانا مجھے۔ اس نے اظفر کو دمکاتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ سیٹی پر ایک انگلش نمبر کی دن بجاتے ہوئے وہ کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ لاہور میں پوسٹڈ ہوئے اسے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا اور یہاں آتے ہی اس کی سرگرمیاں پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ وہ جنرل بابر کریم کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس سے بڑے ایک بھائی اور ایک بہن تھے، دونوں شادی شدہ تھے۔ اس کا بڑا بھائی اور بہنوئی دونوں فوج میں تھے اور یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے چاچا اور تایا کے علاوہ ان کی اولادیں بھی کسی نہ کسی حوالی سے آرمی سے وابستہ تھی اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا آ رہا تھا۔ حسن دانیال کا خاندان ان خاندانوں میں سے نہیں تھا جو آرمی کا کھاتے ہیں، وہ ان خاندانوں میں سے تھے جو آرمی کو کھاتے ہیں۔ اس کے خاندان کے لوگ فوج اور بیوروکریسی میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے اور پھر باہمی گٹھ چور سے وہ اپنے عہدوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ حسن کا دادا انگریزوں کی فوج میں کرنل کے عہدے تک پہنچا تھا، تو اس کی بنیادی وجہ کوئی پروفیشنل مہارت نہیں تھی، بلکہ اس کے دادا کی انگریزی ہیوی تھی جو لسٹر کے کسی آرسٹوکریٹ کی بگڑی ہوئی بیٹی تھی۔ اسے حسن کے دادا سے طوفانی قسم کا عشق ہوا تھا اور اس عشق کا نتیجہ شادی کی صورت میں نکلا تھا اور اس شادی نے حسن کے دادا کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ ایزابیلا اس قدر خوبصورت تھی کہ اس پر پہلی نظر ہمیشہ دیکھنے والے کے لیے کافی سنگین ہوتی تھی اور ایزابیلا نے اپنے شوہر کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی خوبصورتی کا بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا تھا اور اس استعمال پر حسن کے دادا کو کبھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ ان کے نزدیک زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ایک کرنل کی نسل کہلائیں گی۔ انگریزوں نے انہیں صرف عہدہ ہی نہیں دیا تھا بلکہ جاگیر سے بھی نوازا تھا اور اس جاگیر نے ان پر 2 بادشاہ کا کام کیا تھا۔ ان کے یہی تعلقات بعد میں ان کے بیٹوں کے کام آئے تھے۔ ان کے 2 بیٹوں نے آرمی جوائن کی تھی اور دونوں جنرل کے عہدے تک پہنچے تھے۔ باقی دونوں بیٹوں میں سے ایک میڈیکل کور میں گیا تھا اور پھر وہاں سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کر لنڈن چلا گیا تھا اور سب سے چھوٹا والا بیٹا لا کرنے کے بعد باہر ہی سیٹل ہو گیا تھا۔ بابر کریم تیسرے نمبر پر تھے اور انہوں نے ماں باپ سے تمام گر سیکھے تھے جو ان کے خاندان کے شجرہ نسب کو اور مضبوط کرتے تھے۔ ان کے باپ نے ان کی شادی بھی ایک جنرل کی بیٹی سے کی تھی اور اس رشتے نے ان کے سوشل اسٹیٹس کو اور بڑھا دیا تھا اور یہ سلسلہ صرف یہیں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ بابر کریم نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی بھی ایک ایسے ہی خاندان میں کی تھی جو انہی کی طرح کئی نسلوں سے آرمی سے وابستہ تھا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی انہوں نے اپنے سب سے بڑے بھائی کے بیٹے سے کی تھی۔ حسن دانیال ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور سب سے لاڈلی اولاد بھی، اور اس بات کا اس نے بچپن سے ہی فائدہ اٹھایا تھا۔ اس میں بھی اپنے خاندان کی تمام خوبیوں اور خامیوں کا عکس نظر آتا تھا۔ باپ اور بڑے بھائی کی طرح وہ شوقیہ ڈرنک بھی کرتا تھا اور ان باقی تمام مشاغل سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا جس سے ان کے خاندان کے تمام لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں کی طرح رنگین مزاج تھا، جانتا تھا کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون حلال کی کمائی کے اجزاء نہیں رکھتا کیونکہ وہ اس کے حلال کی پیداوار نہیں تھا۔ بابر کریم جس عہدے اور پوسٹنگ پر بھی رہے تھے انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ فوج کے زیر استعمال پیٹرول پمپوں میں پٹرول کی سپلائی میں ہیرا پھیری سے لے کر کینٹ کے علاقوں میں زمینوں اور پلاٹوں کی خاص لوگوں کو الاٹمنٹ کرنے تک وہ ہر قسم کے اسکینڈل میں ملبوس رہے تھے، مگر ان کے خلاف ہونے والی ہر انکوائری کے بعد نہ صرف انہیں ایک عدد اچھی پوسٹنگ سے نوازا جاتا رہا ہے بلکہ انہیں پروموشن بھی دی جاتی رہی تھی۔ ان تمام حربوں سے حسن دانیال بھی واقف تھا اور جانتا تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے اور اپنے باپ دادا کی طرح ساکھ بنانے کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری ہوتا ہے۔ 6:30 بجے زرکا کو اس کے گھر سے پک کرنے کے بعد وہ سروسز کلب پہنچ گیا تھا۔ زرکا سے اس کی پرانی واقفیت تھی، اس کے والد فارن آفس میں ہوتے تھے اور حسن کے والد سے ان کی اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ وہ اپنے والدین کے ہمراہ کئی بار راولپنڈی اس کے گھر بھی آ چکی تھی۔ لاہور میں پوسٹنگ ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اس سے رابطہ قائم کیا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں اس کی کمزوری تھی، خوبصورت تعلیم یافتہ، بہت موڈ، حسن کی طرح وہ بھی بہت سوشل تھی، اس کی طرح اسموکنگ اور ڈرنکنگ بھی کرتی تھی اور حسن کی طرح وہ بھی اپنے بوائے فرینڈس بدلتی رہتی تھی۔ تو بہرحال تم آ ہی گئے ہو۔ وہ اور زرکا ڈرنکس لے کر اپنی ٹیبل پر واپس آئی ہی تھے جب اظفر بھی کرسی کھینچ کر آن موجود ہوا تھا۔ تم جس طرح دمکاتے ہو، کیا اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ بندہ گھر بیٹھا رہے؟ ہیلو، مائی نیم از اظفر، کیا میں آپ کے نام معلوم کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر دونوں کا تعارف کروایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، زرکا نے بڑے اسٹائلش انداز میں اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ سیم ہیئر، مجھے بھی، حسن سے اکثر آپ کا ذکر سنا ہے، دیکھ کر زیادہ خوشی ہوئی، اظفر نے شوق انداز میں کہا۔ زرکا کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی، واضح طور پر اس نے اظفر کے جملے کو انجوائے کیا تھا۔ شوڈ آئی لائک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ، میں اسے اپنی تعریف سمجھوں؟ اس نے جواباً اظفر سے کہا۔ آف کورس، ایک ہلکے سے کہہ کے ساتھ اظفر نے کہا تھا۔ تم کیا لوگے؟ حسن نے فوراً مداخلت کی تھی۔ وہی جو تم لے رہے ہو، شیمپئن، اس نے ہلکی سی سیٹی بجا کر کہا تھا۔
तुम जिम खाना में नहीं बैठे हो, जानते हो यहाँ क्या मिल सकता है, बियर, ब्रांडी या विस्की, मगर तुम ब्रांडी मत लेना, तुम सोडा इस्तेमाल करोगे नहीं, और हमें अभी सिनेमा भी जाना है, मैं नहीं चाहता मुझे तुम्हें उठाकर घर ले जाना पड़े। जरका ने हसन की बात पर एक कहका, हल्का सा कहका लगाया था। ऐसा भी होता है? इसने असफर को देखते हुए पूछा था। इसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। असफर ने हसन की बात पर इसके बाजू पर एक हल्का सा गुंसा मारा था और फिर बार की तरफ चला गया था। हसन जरका से बातों में मसरूफ हो गया था। असफर चंद मिनटों के बाद ग्लास हाथ में थामे वापस लौट आया था। हसन, बाहर क्यों ना चलें, यहाँ बैठने से बोरियत हो रही है, इसने आते ही असफर से कहा था। क्या ख्याल है, बाहर चला जाए, हसन ने जरका से पूछा। इसने कंधे उचकाते हुए कहा था, एज यू विश, ठीक है चलो लॉन में बैठते हैं, हसन ने अपना ग्लास खाली करते हुए कहा था। तुम दोनों चलो, मैं एक और पैग लेकर आता हूँ, इसने जरका और असफर से कहा था। वो दोनों बार रूम से बाहर चले गए थे। बार से नया पैग लेने के बाद इसने कुछ शनासा चेहरों से हेलो हाई की थी और फिर वो बार से बाहर आ गया था। लॉन में तंबोला खेला जा रहा था। कहकों और तालियों का शोर बरपा था। इसने लॉन में दाखिल होने से पहले बरामदे में खड़े होकर मुतलाशी नज़रों से असफर और जरका को देखा था। वो दोनों लॉन के एक कोने में कुर्सियों पर बरजमान थे। वो इनकी तरफ जाने की बजाय वहीं खड़ा लॉन पर तायराना नजर दौड़ाते हुए बियर के सिप लेने लगा। फिर अचानक वो सिप लेते लेते रुक गया। सफ़ेद शिफॉन की साड़ी में मलबूस, कमर तक खुले स्याह बालों वाली एक लड़की पर इसकी नज़र ठहर गई थी। वो इसके कुछ फासले पर खड़ी तंबोला का खेल देखते हुए तालियां बजा रही थी। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी, मगर इसे जिस चीज़ ने इसकी तरफ मुतवज्जा किया था वो इसकी दिलकश मुस्कुराहट थी। हसन कोशिश के बावजूद भी इसके चेहरे पर से नजर नहीं हटा सका था। इसे देखते हुए एक बार फिर वो बियर के सिप लेने लगा था। जरका और असफर अब दोनों इसके जहन से गायब हो चुके थे। गिलास खाली करने के बाद इसने पास से गुजरते हुए वेटर को दिया था और फिर इस लड़की की तरफ आ गया था। हेलो, इसने पास जाकर इस लड़की को मुतवज्जा किया। वो चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी थी। इसके होंठों से अब मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। मेरा नाम कैप्टन हसन दानियाल है, क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? इस लड़की ने हैरानगी से इसे देखा था। फिर इसने अपने साथ खड़ी इस औरत की तरफ नजर दौड़ाई जो हसन को देख रही थी। करें, आपको क्या बात करनी है? चंद लम्हों बाद इसने हसन से कहा था, लेकिन मैं आपसे यहाँ बात नहीं करना चाहता। क्या आप अकेले में मेरी बात सुन सकती हैं? देखिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। इस पर इस लड़की ने कुछ उलझी हुई नजरों से उससे देखा था। इसकी वजह यह है कि आपने पहले मुझे कभी देखा ही नहीं, हसन ने बड़े पुरस्कून अंदाज में कहा था। तो फिर आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं? क्या बात करना चाहते हैं? अकेले में बात करने के लिए क्या जान पहचान का होना ज़रूरी होता है? वो इस बार मुस्कुराया। इस लड़की ने गहरी गहरी नज़रों से इसे देखा था। ठीक है, आइए, वो ये कहकर आगे चल पड़ी। वो इसे लॉन से निकालकर बरामदे में ले आया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बरामदे के एक कदरे सुनसान गोशे में आते ही हसन ने इससे पूछा। क्या आप ये पूछने के लिए यहाँ लाए हैं? वो मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो चुकी थी। हसन दिलकश अंदाज में मुस्कुराया। नहीं, ये तो सिर्फ तमहीद है। मेरा नाम सुंबल है। अब आप बात करें। आपका नाम भी आपकी तरह खूबसूरत है, हसन ने पहला हरबा इस्तेमाल किया जो आप गैर मुतवक्का था। मैं जानती हूँ। फिर वो इसी पुरस्कुन अंदाज में बोली थी। हसन ने एक गहरा सांस लिया। क्या आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगी? जी नहीं। वजह जान सकता हूँ? मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर आपको किस चीज़ में दिलचस्पी है? आपको ये बताना ज़रूरी नहीं है। वो बड़े मुतमिन अंदाज में किसी इश्तियाल के बगैर इससे बात कर रही थी। हसन कुछ देर तक गहरी नज़रों से इसे देखता रहा। क्या मुझे अपना ड्रेस दे सकती हैं? नहीं। जवाब एक बार फिर वाज़ेह था। आप यहाँ रोज़ आती हैं? हसन की साबित कदमी अपने अरूज पर थी। नहीं। तो फिर दोबारा यहाँ कब आएंगी? शायद कभी नहीं। हसन निचला होंठ दांतों में दबाए कुछ देर संजीदगी से इसे देखता रहा। हसन निचला होंठ दांतों में दबाए कुछ देर संजीदगी से इसे देखता रहा। कोई और सवाल? इस बार इस लड़की ने पूछा। नहीं। इसका मतलब है मैं जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स। हसन इसके सामने से हट गया था। वो जाने लगी। लेकिन सुनिए, वो इसकी आवाज़ पर एक लम्हे के लिए मुड़ी। मैं आपसे दोबारा भी मिलना चाहूँगा। हसन मुस्कुराया। पहली बार इस लड़की के माथे पर शिकन उभरी थी। फिर वो तेज़ी से बरामदे की सीढ़ियाँ उतरकर लॉन में चली गई। हसन भी इसके पीछे ही लॉन में चला गया। इस बार इसका रुख जरका और असबर की तरफ था। असबर इसे रास्ते में ही मिल गया था। वो शायद पहले ही इसे बुलाने के लिए आ रहा था। कहाँ थे तुम यार? असबर ने इसे देखते ही कहा था। मैं एक परी के साथ था, हसन ने शौक अंदाज में कहा था। और जरका के बारे में क्या ख्याल है? असबर ने इससे कहा था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, हसन ने कंधे उचकाते हुए कहा। मगर मुझे भी दिखाओ। ऐसी क्या चीज़ देख ली है तुमने? असफर ने दिलचस्पी जाहिर की थी। फिलहाल तो नहीं दिखाऊंगा, फिर कभी सही। आओ अभी जरका के पास चलें, वो गालियां दे रही होगी, हसन कहकर जरका की तरफ चल पड़ा। असफर भी इसके पीछे आ गया। सर्विसेज क्लब से वो सीधा सिनेमा गए थे, लेकिन हसन की सारी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। इसकी नज़रों के सामने बार बार वही लड़की आ रही थी। वो जरका और असफर की बातों में दिलचस्पी भी नहीं ले रहा था। 10:30 के करीब वो फिल्म अधूरी छोड़कर ही वापस आ गया था। इसने जरका की नाराज़गी की भी परवाह नहीं की थी, जो इसकी इस तरह आने पर खासी बरहम हो गई थी। वो हमेशा ऐसा ही करता था। जब किसी लड़की में दिलचस्पी खत्म हो जाती थी तो वो फिर इसे दोबारा देखना भी नहीं चाहता था, बस फौरन जान छुड़ा लेना चाहता था। फ्री के मुखालिफ पर इसका क्या असर होता है, इस बात की इसने कभी परवाह नहीं की थी। इस वक्त जरका में इसकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। वो इससे भी जान छुड़ा लेना चाहता था और जरका के लिए यह सलूक काफ़ी नया था। आज से पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा करती थी। पहली बार वो खुद इस सूरत हाल का शिकार हुई थी।
असफर के इसरार के बावजूद वो भी फिल्म छोड़कर आ गई थी। हसन दानियाल के बारे में सारे अच्छे तासुरात इस रात के बाद ख़त्म हो गए थे। वो दोबारा कभी इससे मिलना नहीं चाहती थी। इस रात वो ठीक से सो नहीं सका था। बार बार वो चेहरा, मुस्कुराहट, वो आवाज़ इसके जहन में गूंजती रही थी। वो कई घंटों तक मुसलसल इसी के बारे में सोचता रहा था, और ऐसा पहली बार हुआ था। आमतौर पर वो लड़कियों को दिल के साथ साथ जहन से झटकने में भी माहिर था, लेकिन इस रात वो पहली बार इस लड़की के ख्यालात से निजात हासिल नहीं कर सका था। नतीजा ये हुआ कि वो बहुत बहुत देर से सोया। सुबह जगने के बाद एक बार फिर पहला ख्याल इसी लड़की का आया था। अगले कई हफ्तों तक वो हर शाम सर्विसेज क्लब जाता रहा, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद वो दोबारा कभी वहाँ नजर आ जाए। लेकिन वो तो जैसे अपने कहे पर अमल कर रही थी। इस एक शाम के अलावा वो दोबारा इससे वहाँ नजर नहीं आई। वो थक हार कर अपनी रूटीन पर वापस आ गया था। एक बार फिर इसने नए सिरे से गर्लफ्रेंड्स की तलाश शुरू कर दी थी। एक बार फिर से डेट्स का वो सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था जहाँ इसने छोड़ा था। मगर नई गर्लफ्रेंड के बावजूद वो लड़की इसके दिमाग से गायब नहीं हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो चेहरा इसके दिमाग पर पहले से ज्यादा गहरा नक्श छोड़ रहा था। इन्हीं दिनों वो 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर गया था। जब वहां से वापस आया तो इसे पता चला कि मेजर जनरल रिजवान एक हादसे में जख्मी हो गए थे। इनकी टांग में फ्रैक्चर था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो इनके ईडीसी के तौर पर काम कर रहा था। वो इनके एडीसी के तौर पर काम कर रहा था, इसलिए इत्तला मिलते ही सीएमएच इनकी इयादत के लिए चला गया। टांग में फ्रैक्चर के अलावा मेजर जनरल रिजवान को और कोई टूट फूट नहीं हुई थी। वो इनके कमरे में इनसे बातें कर रहा था जब ब्रिगेडियर डॉक्टर हुसैन कमरे में आए थे। इनके साथ एक नर्स भी थी। इसने एक सरसरी नज़र इस पर डाली थी और सेकंड के 1000वें हिस्से में इस चेहरे को पहचान गया था। इसने ब्रिगेडियर हुसैन को सलूट किया था। ये मेरे एडीसी हैं, कैप्टन हसन दानियाल, जनरल बाबर करीम के बेटे हैं। मेजर जनरल रिजवान ने इसका तारुफ ब्रिगेडियर डॉक्टर हुसैन से करवाया था। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से इससे हाथ मिलाया था। जनरल बाबर करीम को तो अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इनकी पिछली पोस्टिंग लाहौर में ही थी। ये इत्वाकी है कि हसन से कभी मुलाकात नहीं हुई। एक दो बार जनरल बाबर मेरे घर भी आए हैं अपनी फैमिली के साथ। मेरी पोस्टिंग इन दिनों खारिया में थी सर, हसन ने ब्रिगेडियर हुसैन की बातों के जवाब में कहा था। कुछ देर तक वो इसकी फैमिली का हाल अहवाल पूछते रहे, फिर मेजर जनरल रिजवान को देखने लगे। हसन मेजर जनरल रिजवान से इजाज़त लेकर कमरे से बाहर आ गया, लेकिन इसका दिल बिलियों उछल रहा था। इसे तवक्का नहीं रही थी कि वो इस लड़की को दोबारा कभी देख सकेगा। मगर आज वो एक बार फिर इसके सामने आ गई थी। इस शाम के बरक्स आज यूनिफॉर्म में मलबूस वो बहुत सुबर लग रही थी। कमरे से बाहर आने के बाद इसने वापस जाने की बजाय रिसेप्शन पर जाकर इसके बारे में मजीद मालूमात ली थी। वो वहीं हॉस्टल में रहती थी और आजकल इसकी ड्यूटी मेजर जनरल रिजवान के कमरे में लगी हुई थी। वो इसी शाम सीएमएच से वापसी पर बेहद मसरूफ था। बगैर वजह के वो सीटी बजाता रहा। रात को पहली बार किसी लड़की के बगैर सिनेमा फिल्म देखने चला गया था और वहां से वापसी पर खिलाफ तवक्का बहुत गहरी नींद सोया। अगले दिन इसकी शिफ्ट शुरू होने से पहले सीएमएच पहुंच गया था। कॉरिडोर में टहलते हुए वो इसका इंतजार करता रहा था और फिर वो इसे नजर आ गई थी। साबित हुआ कि दुनिया गोल है, और ये भी साबित हुआ कि दिल से निकलने वाली दुआ जरूर कबूल होती है। इसके साथ चलते हुए हसन ने कहा था। वो चलते चलते ठिठक कर रुक गई थी। एक गहरी सांस लेकर वो इसे देखने लगी थी। ये मत कहिएगा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। हम पहली बार कहाँ मिले थे आपको अच्छी तरह याद होगा, या फिर मैं याद कराऊं? हसन ने इसकी खामोशी देखते हुए कहा था। याद करवाने की जरूरत नहीं है, मैं कमजोर याददाश्त की मालिक नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल आप अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इसने अपनी खामोशी तोड़ दी थी। नहीं, मैं वक्त ज़ाया नहीं किया करता, लेकिन इस वक्त कर रहे हैं। आपका वक्त ज़ाया हो रहा होगा, मेरा नहीं। आप चाहते क्या हैं ये तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। आप मेरे साथ फिल्म देखने चलिए, और मैंने आपको तब भी ये बता दिया था कि मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, फिर आप मेरे साथ डिनर पर चलिए। हसन ने इसकी बात मानते हुए फ़ौरन अपने मुतालबे में तब्दीली कर दी थी। भाई क्यों मैं आपके साथ डिनर पर चलूँ? मैं आपको जानती नहीं हूँ और आप मुंह उठाकर इस तरह मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो इस बार झुंझला गई थी। हसन का चेहरा कुछ सुर्ख हो गया था। ऐसा इसके साथ पहली बार हुआ था कि इसे इस तरह किसी लड़की की मिन्नत समाजत करनी पड़ रही थी, वरना हमेशा इसके एक बार कहने पर लड़कियां इसकी बात मान लिया करती थी, और अगर कोई इनकार करती तो वो दोबारा अपनी बात पर इसरार ना करता। मगर यहाँ मसला ही कुछ दूसरा हो चुका था। ठीक है, आप आज जाना नहीं चाहती, मगर किसी और दिन तो जा सकती हैं। नहीं, मैं किसी दिन भी नहीं जा सकती, मैं इस तरह के काम नहीं करती हूँ। वो इस बार कहकर तेजी से मेजर जनरल रिजवान के रूम में चली गई थी। हसन कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर वहां से वापस आ गया था। इसे उम्मीद नहीं थी कि इस शाम के बाद दोबारा कभी इसकी मुलाकात इस बंदे से हो जाएगी। इस शाम वो मेजर यजदानी की बीवी के इसरार पर इनके साथ क्लब चली गई थी। आलिया यजदानी एफएससी में इसकी क्लास फेलो थी। बाद में इसने एएमसी ज्वाइन कर लिया, जबकि वो अपने हालात की वजह से नर्सिंग की लाइन में आ गई थी। आलिया की पोस्टिंग चंद हफ्ते पहले ही लाहौर में हुई थी, और इस शाम मेजर यजदानी के आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से इसने सुंबल को अपने साथ क्लब पर चलने पर मजबूर किया था। वो वीकेंड था, इसलिए सुंबल इनकार नहीं कर सकी थी। आलिया भी तंबोला खेलने वालों में शामिल थी। वो इसके साथ खड़ी
फंक्शन को एंजॉय कर रही थी जब एक आवाज ने इसे चौंका दिया था। वो ब्लैक डिनर सूट में मलबूस कम अज कम 6 फुट लंबा एक वजीहा नौजवान था। क्रोकट वालों ने इसके तीखे नकुश और डार्क ब्राउन आंखों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। जिस बेतकल्फी के साथ इसने इसे मुखातिब किया था, इसने सुंबल को कदरे पजल कर दिया था। वो क्लब में पहली बार नहीं आई थी, इससे पहले भी 2-3 फंक्शंस में वो वहाँ आ चुकी थी और वो ये भी जानती थी कि वहाँ के माहौल के मुताबिक हसन का मुतालबा कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन इसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई बंदा इस तरह बेबाकी से इसे अपने साथ फिल्म देखने की ऑफर करे या इसके हुस्न की तारीफ करे। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। आलिया ने वापसी पर इससे पूछा था कि हसन इससे क्या कह रहा था, लेकिन इसने बहाना बनाकर टाल दिया था। वो नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई बात आलिया के जरिए किसी दूसरे के इल्म में आए। इस शाम के बाद वो दोबारा क्लब नहीं आई थी, मगर कई दिन तक इसके जहन में इस मुलाकात का ख्याल आता रहा था। हसन ऐसा बंदा नहीं था जिसे देखकर कोई लड़की आसानी से जहन से निकाल पाती, और फिर अगर ऐसा बंदा आपसे अपने इल्तफात का इजहार कर रहा हो तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। सुंबल के साथ भी यही हुआ था। कई दिन तक इसे हसन का ख्याल आता रहा था और हर दफ़ा वो ज़बरदस्ती इसके तस्वुर को जहन से झटक देती थी। वह ऐसी कोई हमाकत नहीं करना चाहती थी जो बाद में इसके लिए किसी परेशानी का बाअस बने। और कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो वाकई इसे बुलाने में कामयाब रही थी। वो इसके जहन से महू हो गया था। इन्हीं दिनों इसकी ड्यूटी मेजर जनरल रिजवान के कमरे में लगाई गई थी। इस दिन भी वो मामूल के मुताबिक ब्रिगेडियर डॉक्टर हुसैन के साथ मेजर जनरल रिजवान के कमरे में गई थी। कमरे में दाखिल होने पर इसने मेजर जनरल रिजवान के पास यूनिफॉर्म में मलबूस किसी को खड़े देखा। दरवाजे की तरफ इस बंदे की पुश्त थी, इसलिए इसने फौरी तौर पर इसका चेहरा देखा था। पहली ही नज़र में वो इसे पहचान गई थी और इसने फौरन इसके चेहरे से नजरें हटा ली थी। इसका दिल इस वक्त जैसे 100 मील की फी घंटा की रफ्तार से धड़कने लगा था। वो ब्रिगेडियर हुसैन से बातों में मसरूफ रहा और वो वक्तन फ़वक्तन इसका जायजा लेकर ये तसल्ली करने में मसरूफ रही कि इसने इसे पहचाना तो नहीं है। मगर इस वक्त वो पूरी तरह ब्रिगेडियर हुसैन के साथ बातों में मसरूफ था। सुंबल को कदरे इत्मीनान हुआ कि शायद वो इसे पहचान नहीं सका, वरना इसकी आंखों में थोड़ी बहुत शनासाई तो झलकती, मगर इसकी आंखों में ऐसा कोई तासुर नहीं था। वो यही इत्मीनान लिए वहाँ रुकी रही। अगले रोज़ दोपहर को वो अपनी शिफ्ट शुरू होने पर हॉस्पिटल आई थी। वो मेजर जनरल रिजवान के कमरे की तरफ जा रही थी जब इसने एक बहुत शनासा आवाज़ अपने करीब सुनी थी। साबित हुआ कि दुनिया गोल है, और ये भी साबित हुआ कि दिल से निकलने वाली हर दुआ जरूर कबूल होती है। इसके दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई थी। वो आवाज़ पहचान चुकी थी। इससे चंद कदम पीछे वही खड़ा था, अपनी इसी मखसूस मुस्कुराहट और आंखों के साथ। इसने एक बार फिर सुंबल से वही मुतालबा किया था।